गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा फिजिक्स क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग हम जो डिवाइस यूज कर रहे हैं दैट इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, शील्डिंग मीन्स प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए जो हम डिवाइस यूज करेंगे वो हमारी क्या होगी, शील्डिंग हो जाएगी। बट यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है क्या? दिस इज अ फेनोमेना फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनी डिवाइस फ्रॉम एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। कहीं पे भी कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज हो रहा है, चार्जेस प्रेजेंट है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस से प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम फेनोमेना यूज करेंगे दैट फेनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब जब हम फेनोमेना की बात करें तो हमारे पास कैसे हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात की तो इस प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कुछ चीज नोटिस की थी कि सपोज कीजिए अगर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है किसी भी कंडक्टर का, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेंगी, नेगेटिव में फिनिश हो जाएंगी। जैसे पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे फिनिश हो गई, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे फिनिश हो गई, पॉजिटिव से निकलती है हमेशा नेगेटिव पे फिनिश हो जाती है। ये इंटरसेक्ट नहीं करती कभी भी, ये क्लोज लूप नहीं बनाती ना, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रही है, कॉन्टिन्यू जा रही है, कॉन्टिन्यूस लाइन है, लेकिन क्लोज लूप नहीं है। नेगेटिव से पॉजिटिव में तो मिल ही नहीं रही है ना। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर, ये क्या है, एक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कैसा रहता है, जीरो रहता है। और इसी फेनोमेना को यूज करके हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बनाएंगे। सो देखिए, हमने फेनोमेना पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। सो यहीं से हमने क्या निकाला कि एक हमने होलो कंडक्टर ले लिया, एक होलो कंडक्टर ले लिया। तो पहली शील्डिंग किसकी हेल्प से बनाई, होलो कंडक्टर की हेल्प से बनाई। होलो कंडक्टर के अंदर क्या रहेगा, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा, तो वो बाहर के चार्ज को जब अंदर आने ही नहीं दे रहा है, उसकी वजह से फील्ड ही क्रिएट नहीं होने दे रहा, तो डिवाइस जो उसके अंदर रखा जाएगा वो क्या रहेगा, प्रोटेक्टिव रहेगा। तो एक होलो कंडक्टर लिया, इसे बॉक्स टाइप बना लिया उससे, और उसके अंदर उस इंस्ट्रूमेंट को रख दिया जिसको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। चाहे वो थंडर लाइटनिंग है, मीन्स जो स्काई से डिस्चार्ज हो जाता है ना रेनी सीजन में, चाहे वो वाला है, या फिर कहीं पे वायर्स में शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट हो गया, उसकी वजह से आ रहा हो कोई चार्ज, ठीक है, तो किसी भी तरह की डिस्चार्जिंग हो उससे ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा, क्योंकि ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं आने देगा। जब ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं आने देगा तो ये डिवाइस सेफ रखा रहेगा। ठीक है, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम इस तरह से क्या करते हैं, किसी भी होलो कंडक्टर में होल्ड करके प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। पहला मेथड था शील्डिंग का। सेकंड हम क्या करते हैं, सेकंड वे होता है यूजिंग अर्थिंग। हम अर्थिंग को यूज करके भी क्या कर सकते हैं, इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब अर्थिंग को यूज करके कैसे करते हैं ये देखिए। अर्थिंग होता क्या है, सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए। हमारे पास कोई भी डिवाइस है, सपोज कीजिए ये डिवाइस है। अब इस डिवाइस को हमें क्या करना है, ये कोई हमारा इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी डिवाइस है, ठीक है, इसको हमें अर्थिड करना है। तो क्या करेंगे, इस डिवाइस के अंदर हम दो चीजें देखेंगे। पहली चीज तो पार्ट कैसे होने चाहिए, मेटल पार्ट्स होना चाहिए। पार्ट कैसा होगा, मेटल पार्ट होगा। सेकंड चीज, ये मेटल पार्ट कैसा होगा, नॉन करंट कैरिंग होगा। नॉन करंट कैरिंग होगा मीन्स उसके अंदर करंट की नीड नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई मोटर है, मोटर की बॉडी होती है। सो आपने मोटर की आउटर बॉडी देखी, आप क्या चाहोगे, क्या मोटर की आउटर बॉडी के अंदर क्या है, करंट आए? नहीं ना। तो मोटर जनरेटर की जो आउटर बॉडीज होती है वो इसी तरह का एक एग्जांपल होती है। तो करते क्या है, मेटल के वो पार्ट्स जिनमें करंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उन नॉन करंट कैरिंग मेटल पार्ट्स को अर्थ के ह्यूज मास के साथ अटैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए वायर। ठीक है, एक तार को हमने क्या करना है, मेटल के पार्ट्स के साथ अटैच करना है, सभी पार्ट्स के साथ अटैच करके फिर क्या करना है, उसको अर्थ में डिग आउट कर देना है एक सुटेबल हाइट पे, जहां पे क्या है, मॉइस्चर है। ठीक है, मॉइस्चर तक उसको कनेक्ट कर देना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग। इससे होता क्या है, जहां मॉइस्चर है वहां का अर्थ का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। ठीक है, लो रेजिस्टेंस की वजह से अब करंट, अगर कोई भी फॉल्ट आया तो करंट उस डिवाइस से, अगर किसी ह्यूमन बीइंग का यहाँ पे टच हो गया तो ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रेवल करने की बजाय या फिर बॉडी के अंदर वाले पार्ट्स की वायरिंग वगैरह में जाने की बजाय वो इसमें से क्या होगा, अर्थ के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। सो ये प्रोटेक्ट करेगा किसको, ह्यूमन बीइंग को भी, प्लस इस डिवाइस को भी डैमेज होने से बचाएगा। ये फायदा होता है अर्थिंग का। ठीक है, तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या, सपोज कीजिए हमारे पास कोई चार्ज है, इस चार्ज के कॉन्टेक्ट में ये कोई पीस आ गया, हम नहीं चाहते इस पीस के अंदर क्या हो, कोई भी
फील्ड डेवलप हो, ठीक है। लेकिन चार्ज की जो लाइन, जो फोर्स निकलेंगी, जब वो इसके साथ इसको कट करके जाएंगी तो इसके अंदर भी क्या होगा, एक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू इंडक्शन प्रोसेस। लेकिन अगर इस पीस को मैंने अर्थिड कर रखा है ना, तो फिर वो फील्ड डेवलप नहीं हो पाएगा। ये जितना चार्ज का फील्ड इसके साथ लिंक करेगा ना, उसकी वजह से डेवलप इसके सरफेस पे जो भी चार्ज होगा वो क्या होगा, अर्थ के अंदर ट्रेवल करता चला जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड मेथड फॉर प्रोटेक्शन शील्ड के लिए। अगला टॉपिक आते हैं और हम देखते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, किसी कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस तरह से होती है। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। अब देखिए कैपेसिटर हमने बात की थी, कैपेसिटर क्या था, कैपेसिटर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दो प्लेट्स होती है, उनको किसी ना किसी डाई इलेक्ट्रिक के थ्रू सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक इन द सेंस एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जहां से करंट आगे ट्रेवल नहीं कर पाता है। तो सपोज कीजिए मेरे पास ये कोई दो प्लेट है, दिस इज प्लेट नंबर 1 एंड दिस इज प्लेट नंबर 2, और मैंने दोनों को क्या किया, किसी ना किसी डाई इलेक्ट्रिक के थ्रू सेपरेट कर दिया। ये एक डाई इलेक्ट्रिक है और इस डाई इलेक्ट्रिक के थ्रू मैंने क्या किया, इन दोनों प्लेट्स को सेपरेट कर दिया है। सो इन दोनों प्लेट को मैंने क्या किया, अर्थ इस तरह से किसी सप्लाई के साथ अटैच कर दिया। जैसे ही मैं इसको किसी सप्लाई के साथ अटैच करूंगी, यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट रिलीज हुआ। अब करंट यहां तक तो आ पाएगा, इसके बाद आगे पाथ नहीं है उसके पास, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक है, इंसुलेटर आगे नहीं जा पा रहा, तो वो इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिल्ड करना शुरू कर देगा। जैसे इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज बिल्ड होगा, इधर नेगेटिव कनेक्शन था, ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और इस प्लेट पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बिल्टअप हो जाएगा। लेकिन ना पॉजिटिव इधर ट्रेवल कर पा रहा, ना नेगेटिव इधर, क्योंकि बीच में क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है। हम बीच में किसी भी चीज की स्लैब डाल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं, माइका की डाल देते हैं, पेपर वगैरह डाल देते हैं, ठीक है। तो कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल्स डाल देते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स कोई डली हुई है इन दो प्लेट्स को सेपरेट करने के लिए। एयर भी हो जाता है, वैक्यूम भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, किसी भी चीज से सेपरेट कर सकते हैं, बट होनी कैसी चाहिए, डाइलेक्ट्रिक होनी चाहिए। तो अब ये चार्ज जब ट्रेवल नहीं कर पाएगा, अब अगर मैं वोल्टेज सोर्स को हटा दूं तो होगा क्या, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव चार्ज को बाउंड करके रखेगा, ये दोनों एक दूसरे को बाउंड करके रखेंगे, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज मेंटेन रहेगा, इस पे नेगेटिव मेंटेन रहेगा। जितना इन प्लेट्स पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मेंटेन रहेगा, उतनी ही इनके अंदर है एनर्जी स्टोर्ड है, उतनी ही इनमें क्या है, एनर्जी स्टोर्ड है, ओके। और ये जो एनर्जी यहाँ पे स्टोर्ड है, एक चीज याद रखना, चार्जेस की वजह से एनर्जी स्टोर्ड है, तो चार्ज कैसा फील्ड क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एनर्जी स्टोर है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे कोई पूछ सकता है कि कैपेसिटर के अंदर कैसी एनर्जी स्टोर होती है। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होते हैं इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इस एनर्जी का अगर हमें फॉर्मूला निकालना है तो कैसे ड्राइव करेंगे उस चीज को। हमें क्या पता है, इस चार्ज के अंदर चार्ज आया, इस कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज स्टोर हुआ, ये क्या थी, इसकी कैपेसिटी थी चार्ज स्टोर की, दैट इज कैपेसिटेंस, एंड दैट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q अपॉन में V, इसके इक्वल होती है। लेकिन यहां से V निकाल ले, V इज द पोटेंशियल, अगर मुझे पोटेंशियल निकालना तो किसके इक्वल हो जाएगा, Q अपॉन में C के इक्वल हो जाएगा। Q अपॉन में C के इक्वल हो गया, क्यों, क्योंकि देखो अब इसके अंदर हुआ क्या, जब मैंने वोल्टेज लगाई तो यहां से करंट फ्लो करके गया यहाँ पे, करंट फ्लो क्या मतलब, फ्लो हुआ चार्ज का, तो हुआ क्या, कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ, है ना। और उस वर्क डन को ही हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। वो वर्क डन ही क्या था, एनर्जी थी, इसलिए हम कह रहे हैं इसमें एनर्जी स्टोर होगी क्योंकि वर्क डन हो गया। अब वर्क डन किसकी वजह से हुआ, इस प्रेशर की वजह से। ये जो वोल्टेज थी इसने चार्ज को आगे भेजा, इसका मतलब इसने क्या लगाया, चार्जेस के ऊपर प्रेशर लगाया है ना। तो ये क्या होती है, वोल्टेज एक इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है। वोल्टेज की वजह से क्या हुआ, चार्ज के अंदर मूवमेंट हुई। अगर थोड़े से चार्ज मूव हुए तो DQ लिख सकती हूं मैं, ठीक है। प्रेशर की वजह से चार्ज में मूवमेंट आई और इसने कंबाइन करके क्या कर दिया, कुछ वर्क डन कर दिया। सो यहाँ V की वैल्यू में इस फॉर्मूला से पुट करूं तो क्या हो जाएगी, Q अपॉन में C इंटू DQ, ये हो गई। तो ये क्या आ गई हमारे पास, एनर्जी या वर्क डन, ठीक है। किसमें, DW से मैं डिनोट कर सकती हूँ क्योंकि लिटिल अमाउंट का वर्क डन हुआ ना, क्योंकि थोड़ा सा चार्ज ट्रेवल किया है। अब अगर मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम वर्क डन चाहिए। मैक्सिमम वर्क डन जब चार्ज 0 से ट्रेवल होना शुरू हुआ और मैक्सिमम चार्ज ट्रेवल कर गया तो वहां तक चाहिए, तो क्या चाहिए मुझे, Q इज इक्वल टू 0 से Q इज इक्वल टू मैक्सिमम चार्ज तक क्या करूंगी मैं, इसको इंटीग्रेट कर दूंगी। जो लिटिल अमाउंट का चार्ज उसको मैक्सिमम तक इंटीग्रेट कर दूंगी,
ठीक है, इधर इंटीग्रेशन कर दिया डी डब्ल्यू का। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इज इक्वल टू 0 से क्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम चार्ज तक, क्यू अपॉन में सी इंटू डी क्यू। 1 अपॉन में सी, सी इज द कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी सी, ये तो हो गया कांस्टेंट, ये आ जाएगा बाहर, 1 अपॉन में सी बाहर आ गया। सो अंदर क्या बचा हमारे पास, क्यू इंटू डी क्यू। ठीक है, इसका बच गया इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, क्यू इज इक्वल टू 0 से क्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम क्यू तक, इज इक्वल टू डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन। अब डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वर्क डन का इंटीग्रेशन हो गया, डब्ल्यू वर्क डन ही हो गया, इज इक्वल टू 1 अपॉन में सी है एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा क्यू का, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2, लिमिट वही, एक बार क्यू इज इक्वल टू 0 है, एक बार क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू है, एक बार अपर लिमिट पुट करें, एक बार लोअर, लोअर 0 है तो 0 पुट करते सब 0 हो जाएगा, तो बची क्या सिर्फ अपर लिमिट। सो वर्क डन कितना आ गया, 1 अपॉन में सी, इस क्यू के प्लेस पे कैपिटल क्यू पुट करते ही कैपिटल क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये जो वर्क डन है ये किस फॉर्म में स्टोर होता है, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सो यहाँ से एनर्जी भी क्या आ गई, 1 अपॉन में सी क्यू स्क्वायर अपॉन में 2, ये भी आ गई हमारी एनर्जी, और दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। ये तो एक फॉर्मूला निकल गया हमारे पास। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहूँ तो कुछ दूसरा फॉर्मूला भी आपको लिखा मिल जाता है। देखिए अभी तक क्या निकला है, जो पोटेंशियल एनर्जी है 1 अपॉन में सी क्यू स्क्वायर अपॉन में 2, ये निकल गया। अब यहाँ पे अगर मैं क्यू इज इक्वल, क्यू का फॉर्मूला निकालू कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से, कैपेसिटेंस क्या था, क्यू अपॉन में वी था, तो यहां से Q की वैल्यू निकालू तो क्या आ रही है, V इधर जाके मल्टीप्लाई में C V के इक्वल हो रहा है। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ तो क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू 1 अपॉन में C, यहाँ पे C स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि Q का स्क्वायर था तो C का भी स्क्वायर V का भी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। C से एक पावर कैंसल आउट हो गई तो U इज इक्वल टू क्या बच गया, 1/2 CV स्क्वायर। दिस इज द कॉमन फॉर्मूला फॉर एनर्जी। ठीक है, ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर का होता है, और बहुत जगह पे ज्यादातर यही फॉर्मूला पुट होता है। अगर कोई 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे तो आपने वो वाला लिखने की बजाय पहले ये वाला फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि ये कॉमन फॉर्मूला है फॉर स्टोरिंग एनर्जी इन एनी कैपेसिटर। अब यहाँ पे हम थोड़ा इसको और भी मॉडिफाई करना चाहे तो कर सकते हैं। अब हमें क्या पता था, यहाँ पे ये देखिए CV स्क्वायर निकला है। अगर मैं दोबारा से इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो यहाँ से देखिए C किसके इक्वल था, Q अपॉन में V के इक्वल था, है ना, Q अपॉन में V के इक्वल था। अगेन मैं C की वैल्यू यही पुट कर दूं तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 C इंटू में Q अपॉन में, सॉरी C के प्लेस पे क्या पुट करना है, Q अपॉन में V, तो C के प्लेस पे हो गया Q अपॉन में V इंटू में V स्क्वायर है एज इट इज। सो V से एक कैंसल आउट हो गया, सो U इज इक्वल टू क्या बचेगा, 1/2 QV, ये भी हो सकता है। सो एनर्जी के हमारे पास कितने फॉर्मूलाज निकल गए हैं, 3। सो एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन में C Q स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 CV स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 QV। हम किसी भी फॉर्म में यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये सभी किसके फॉर्मूलाज है, एनर्जी के। एनर्जी क्या होगी, इक्वल ही तो होगी ना, सेम वर्क डन में तो सेम वर्क डन से ही निकाले तो सब क्या है, इक्वल है एक दूसरे के। अब देखते हैं सीरीज ग्रुपिंग होती है तो कितनी एनर्जी होती है, और पैरेलल ग्रुपिंग है तो फिर कितनी अमाउंट की एनर्जी होती है। अब बात कर रहे हैं सीरीज ग्रुपिंग में। कैपेसिटर की 2 ही टाइप की ग्रुपिंग होती है ना, सीरीज कैपेसिटर्स की ग्रुपिंग है, सीरीज ग्रुपिंग है किसकी, कैपेसिटर्स की। अब सीरीज में जब कैपेसिटर्स लगे हैं तो किस तरह से लगे होते हैं, इस तरीके से लगे होते हैं, एक का एंड दूसरे का स्टार्ट, एक का एंड दूसरे का स्टार्ट, इस तरह से कनेक्ट हो गए। दिस इज C1 C2 C3 C4, ऐसे कंसीडर कर लिया मैंने इसको। जैसे ही मैंने इनके क्रॉस क्या की, सप्लाई को अटैच किया तो इन्होंने क्या किया, इनके अंदर करंट फ्लो करना शुरू कर दिया और इन्होंने अपनी एनर्जी स्टोर करनी शुरू कर दी। जैसे ही एनर्जी ये स्टोर करेंगे तो अभी हमें क्या पता है, सीरीज की हमें कंडीशन निकाली थी, जैसे यहाँ पे करंट ट्रेवल करेगा तो करंट क्या रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा, क्योंकि करंट के पास जाने के लिए एक ही रास्ता, I अमाउंट का करंट निकला तो I अमाउंट का करंट ही जा रहा पूरी वायर में से, तो करंट क्या है, सेम है। करंट सेम है मतलब चार्ज सेम है, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज क्या है, सेम है। लेकिन वोल्टेज क्या हो रही है, डिवाइड, क्योंकि इसके अलग क्रॉस अलग जाएगी, इसके क्रॉस अलग, क्योंकि इनके पॉइंट अलग अलग बन रहे हैं, है ना, सब पॉइंट कॉमन नहीं है इनके, तो वोल्टेज क्या हो रही है यहाँ पे, डिवाइड। सीरीज में करंट सेम मतलब चार्ज सेम, वोल्टेज हो रही है डिवाइड। ठीक है, तो हमने एनर्जी का वो वाला फॉर्मूला लेना है जहां जो पे वो चीज सेम रहे। करंट चार्ज क्या है यहाँ पे सेम, तो एनर्जी का चार्ज वाला फॉर्मूला जहां पे वोल्टेज नहीं हो, क्योंकि वोल्टेज तो डिवाइड हो रही, इसमें वोल्टेज है कैंसिल करो, इसमें वोल्टेज है कैंसिल करो, क्या बचा, ये वाला फॉर्मूला बचा।
ठीक है, तो हमारे पास स्टोर्ड एनर्जी क्या होगी सीरीज केस में, U इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन में C, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 1 अपॉन में C क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2। लेकिन फर्स्ट कैपेसिटर में निकालूंगी तो ये हो जाएगी C1, फिर सेकंड कैपेसिटर में कितनी एनर्जी है वो हो जाएगी C2, फिर थर्ड कैपेसिटर में तो यहाँ रखा जाएगा C3, फोर्थ में निकालूंगी तो रखा जाएगा C4। इस तरह से सब एनर्जी का, फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी, सेकंड कैपेसिटर की एनर्जी, थर्ड कैपेसिटर की एनर्जी किसके इक्वल आ रही है, टोटल एनर्जी के इक्वल आ रही है। यहाँ पे जो कॉमन है उसको बाहर ले ले, क्या कॉमन है, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 क्या है, कॉमन है, अंदर क्या बच गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और ये होता है क्या 1/C1 C2 सीरीज कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर का, तो इन सब के इक्विवेलेंट को मैं CS मान लू तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू CS। ठीक है, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ऑल द कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। ये आ गई नेट एनर्जी। ठीक है, तो नेट एनर्जी क्या हुई कि इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के अंदर अक्रॉस कितनी एनर्जी है उन सब का सम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल में एनर्जी स्टोर्ड होती है तो कैसे होती है। आप देख रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, जब वो किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्ट है। हमें पता है पैरेलल में कैसे कनेक्ट होते हैं, फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर, थर्ड कैपेसिटर, कितने भी कैपेसिटर हो सबका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट को 1 बना दो, सबका एंड पॉइंट ये है, सबके एंड पॉइंट को 1 बना दो। 1 बनाते ही हमारे पास कितने पॉइंट बच गए, 2 ही तो पॉइंट बच गए। इन्हीं पॉइंट के क्रॉस क्या लगानी है हमने, वोल्टेज लगानी है। अब पॉइंट ही जब सेम बना दिए तो वोल्टेज क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, क्योंकि वोल्टेज तो 2 पॉइंट के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो कंडीशन क्या मिल गई पैरेलल की, हमारे पास वोल्टेज क्या रहेगी, सेम रहेगी, वोल्टेज रहेगी सेम। फिर चार्ज क्या होगा, डिवाइड होगा। चार्ज डिवाइड क्यों होगा, क्योंकि करंट डिवाइड, देखिए यहां से I अमाउंट का करंट गया, इस पॉइंट तक करंट के पास एक ही रास्ता था, अब करंट इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर जाएगा तो कुछ Q1 चार्ज देगा, इधर जाएगा तो Q2 चार्ज देगा, इधर जाएगा तो Q3। चार्ज क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब जो चीज डिवाइड हो रही है उसको छोड़ना है, जो चीज सेम है वो वाली इक्वेशन हमने उठानी है। तो एनर्जी के फॉर्मूले पे फिर चलते हैं। चार्ज डिवाइड हो रहा है तो इस फॉर्मूले को हम यूज नहीं कर सकते, इसमें भी चार्ज है तो इस वाले को भी यूज नहीं कर सकते। बचा क्या, ये वाला बच गया, हाफ CV²। तो यहाँ पे एनर्जी किस फॉर्म में आई, हाफ CV² की फॉर्म में। फर्स्ट कैपेसिटर है तो C1V² हो जाएगा, सेकंड कैपेसिटर तो C2V² हो गया, थर्ड है तो 1/2 C3V² हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट कैपेसिटर के क्रॉस एनर्जी, सेकंड कैपेसिटर के क्रॉस एनर्जी, थर्ड कैपेसिटर के क्रॉस एनर्जी। जो कॉमन है उसे कॉमन लेते हैं, 1/2 V²। अंदर क्या बचा, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब C1 प्लस C2 प्लस C3 क्या होता है, सम होता है कैपेसिटर, क्या नाम, इक्विवेलेंट कैपेसिटर होता है इन केस ऑफ पैरेलल। पैरेलल के केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटर ये होता है, इक्विवेलेंट को फिर से मैं क्या कर दूं, CL से रिप्रेजेंट कर लूं, पैरेलल वाला इक्विवेलेंट C। ठीक है, तो ये निकल गया हमारे पास नेट एनर्जी। सो नेट एनर्जी जो है हमारी सीरीज के केस में और पैरेलल के केस में बिल्कुल एक जैसी निकली है। कैसे, सीरीज के केस में भी नेट एनर्जी क्या थी, इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की एनर्जी का सम, और पैरेलल के केस में भी क्या है, इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की एनर्जी का सम ही है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।